right now today we are going to talk about kinetic theory of gases. So again, this section is जैसे मैंने बताया gases state is a common chapter between physics and chemistry. तो उसमें से कुछ sections chemistry specific है, जैसे real gas will not be taught to you in physics, but kinetic theory of gases is common in physics and chemistry. That's why again it becomes important. कुछ learning यहाँ की वहाँ यूज कर सकते हो, वहाँ जो सीखोगे यहाँ यूज कर सकते हो. सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात क्या है, किसने किया, क्यों किया, कब किया एंड क्या इम्प्लीकेशन थे, दैट विल बी द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर. और फिर उसमें आगे हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के स्पीड्स की बात करेंगे, लाइक आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड, इसके अलावा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इन सब चीजों की बात हम लोग आगे करने वाले. ठीक है. सो आज के लेक्चर में हम लोग जो पहले स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा मैंने देखो यहाँ पर 3 नाम लिखे, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड क्लॉसियस. यू आर ऑलरेडी हैविंग द नोट्स. सो ये 3 जो साइंटिस्ट थे, दे वर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि ये जो हम लोग प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं गैस की, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, इन सब की बात हम जो कर रहे हैं. टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? व्हाट डू वी मेजर टेम्परेचर? टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? PV/NR. मेजर कैसे करते हैं? कैलकुलेट नहीं बोलते, थर्मोमीटर. थर्मोमीटर से सिंपल है. प्रेशर कैसे मेजर करते हैं गैस का? बैरोमीटर या मैनोमीटर. मैनोमीटर से करते हैं गैस का प्रेशर. बैरोमीटर से क्या करते हैं? लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक करते हैं, मेजर करते हैं हम लोग बैरोमीटर से कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है. और अगर हमारे पास एक कंटेनर के अंदर गैस है तो उसका प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं मैनोमीटर से, है ना. तो ये जो मेजर्ड प्रेशर है या फिर मेजर्ड टेम्परेचर है, वो कहाँ से आ रहे हैं? तो दीज 3 साइंटिस्ट वेर ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि ये जो मॉलिक्यूल्स के जो मोशन होते हैं ना, दैट इज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स. These are resulting into these macroscopic properties like pressure and temperature, which we are measuring through some instruments. ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया जो मैंने बोला? सर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. सर कैन यू रिपीट? मैक्रोस्कोपिक जब मैं बोल रहा हूँ, दैट मीन्स लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, है ना, जो हम लोग मेजर कर रहे हैं. ठीक है. तो दीज आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जिसको हम लोग मेजर कर रहे हैं थ्रू सम इंस्ट्रूमेंट. प्रेशर मेजर करने के लिए मैनोमीटर है और टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर. नाउ दैट इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, तो इसमें क्या है? मॉलिक्यूलर मोशन, है ना, जो हम लोग देख नहीं पाते हैं ना. वी कैन नॉट ऑब्जर्व द मॉलिक्यूलर मोशन इनसाइड दिस रूम. जो एयर के पार्टिकल्स हैं या N2O2 के जो पार्टिकल्स हैं जो मूव कर रहे हैं, दैट वी आर नॉट एबल टू सी, है ना. या फिर एक एक मॉलिक्यूल की स्पीड मेजर नहीं कर पा रहे हम लोग, है ना. तो दीज आर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. मॉलिक्यूलर मोशन बोल दो या मोमेंटम बोल दो. सो नाउ these 3 scientists were of very strong opinion कि ये जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है ना, those are resulting in these macroscopic properties. Is it okay? Yes sir. Now इसमें से एक साइंटिस्ट का नाम है बोल्ट्जमैन. ये बोल्ट्जमैन कभी सुना है क्या इससे पहले? नहीं. नो सर. There is something called बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. अगर शायद रहता है, कहीं नहीं रहता है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक यूज किया जाता है. देखो क्या है, वो कहां से आया? तो PV equals nRT we know, है ना. Now we can write PV equals, ये n क्या है? स्मॉल n. What is this n? Moles, number of moles. हम लोग टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर लिख सकते हैं ना. Yes sir. उसी को लिख रहा हूं मैं. n is total number of molecules and na is एवोगाड्रो नंबर. ठीक है, तो ये लिख सकते हैं. अब इसमें इसको क्या किया, n को इधर रहने दिया और r अपॉन na, ना बोथ आर कांस्टेंट, है ना. Yes sir. तो इसी जो कांस्टेंट को बोल दिया गया, k लिख दिया गया, एंड दैट वाज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ठीक है. तो दिस स्टेप फिर से समझाइए ना. देखो ना, मोल्स को क्या लिख सकते हैं? टोटल मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, है ना. यस यस सर. ये इससे डिवाइड करें या इसको इसके नीचे रख दो, फर्क नहीं पड़ेगा ना. सर. तो मैंने Na को इसके नीचे रख दिया. एक्सप्रेशन इज सेम ना. Yes sir. Thank you. R upon Na is another constant which was called Boltzmann constant. तो ये सब वो नोट्स में तो अभी लिखना नहीं है ना, सिर्फ सुनना है ना. नहीं, यहाँ सुनना है. अगर कुछ एक्स्ट्रा लगे, तुमको लगे कि नहीं ऐसा लिखने से मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, तो फिर लिख लेना. अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग दिस थिंग्स. कहाँ से नोट करना है मैं बताऊँ. ठीक है. तो नाउ
ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है व्हिच इज एक्चुअली गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगाड्रो नंबर, है ना। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो इसका आएगा दैट इज 1.38 into 10⁻⁻23। नोट कर लो, दिया होगा, मैंने नहीं दिया है। आर अपॉन एन लिखा होगा ना। So it's not R upon there. N दिया है, लिखा है बट वो numerical लेकिन value। उसका वैल्यू नहीं The Okay, yeah. लिख लो, वैल्यू लिख लो 1.38 into 10⁻⁻23। So capital and mass होगा ना? Yeah. Sorry, number of molecules ना? Number of molecules. N is total number of molecules. Sir, this value will learn ना 1.38। हाँ, या फिर तुम निकाल सकते हो ना। ऐसा यूनिट में देखो ये कितना होता है, आर होता है 8.314 और नीचे Na कितना आएगा 6.022 into 10⁻⁻23 है ना। तो 8.3 अपॉन 6 अप्रोक्सीमेटली 1.4 से थोड़ा कम आ रहा है ना। यहाँ से ये दिस इज नथिंग बट दिस वन है ना, यही आएगा। क्लियर है? Yes sir। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ तो जैसा मैंने बताया, तुम्हारे नोट्स में भी ऑलरेडी एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि दीस साइंटिस्ट वेयर थिंकिंग कि ये जो हम लोगों ने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मेजर किया है थ्रू मैनोमीटर और थर्मोमीटर, those properties are the result of microscopic properties, that is molecular motion और molecules के momentum की बात कर लो या फिर उनके kinetic energy की बात कर लो, उन सब का resultant somehow these two things are there। तो अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने ये स्टडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। समझो अगर इस रूम में जो एयर के पार्टिकल्स है N2 के मॉलिक्यूल्स, O2 के मॉलिक्यूल्स, इनके मोशंस को हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देख नहीं कर सकते, है ना। और इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वी कैन नॉट इवन डू सम मेजरमेंट बाय सम इंस्ट्रूमेंट कि एक पार्टिकल का मेजरमेंट मैं करता चलूं, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और उन सब के बहुत ही रैंडम मोशन, ठीक है। सो दिस मॉडल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू स्टडी मैथमेटिकली एंड देन उन्होंने क्या किया कि देयर वर अ लॉट ऑफ अजम्पशन दे मेड कि ऐसा करने से द स्टडी विल बिकम इजियर, ठीक है। तो नाउ आगे देखोगे तुम्हारे नोट्स में देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड पोस्टुलेट्स, है ना। दैट इज देयर ना। Yes sir। मतलब क्या है, दीज आर द अजम्पशंस दे अज्यूम्ड कि ऐसा ऐसा मान लो कि ऐसा होता है, ठीक है। उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स दिए हुए वो सब पॉइंट्स मान लेने का है कि ऐसा होता है। और अगर इतना मान लेते हो तो फिर देन they are going to express these two things in terms of molecular microscopic properties, ठीक है। तो इस सेक्शन का पर्पस यही है, you are going to express these macroscopic properties in terms of microscopic properties। is it okay? Yes sir। चलो तो एक एक करके सारे पॉइंट्स देख जाते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स है हमारे पास। So हाँ जी, molecular motion is same as the momentum of the molecules. नहीं, मॉलिक्यूलर मोशन इज अ क्वालिटेटिव टर्म। मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए तुम वेलोसिटी यूज कर सकते हो, स्पीड यूज कर सकते हो, मोमेंटम यूज कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी यूज कर सकते हो, है ना, ठीक है। So This thing is moving. So this thing is moving with some speed, ये भी मैं बोल सकता हूँ। This thing is moving with some momentum. This thing is moving with some kinetic energy. ये सब मैथमेटिकल टर्म है ना। okay sir। Okay? So motion is a qualitative term. Motion is a qualitative term which can be expressed in some quantitative term like speed, velocity, momentum, kinetic energy, है ना। Okay? So सर आपने उधर 8.314 by 6.022 into 10⁻⁻20 क्या लिखा था वो? R का वैल्यू कितना होता है SI यूनिट? 8.31। SI यूनिट 8.314 है ना। और Na एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 into 10⁻23 है ना। हाँ सर। तो R upon Na का वैल्यू वही रहेगा ना, और Yes, उसी को sir. कैलकुलेट करके निकाला तो अप्रोक्सीमेटली दैट विल कमिंग 1.38 into 10⁻⁻23। क्लियर? सर ये जो पोस्टुलेट्स होता है इनका एक्चुअली मतलब क्या होता है? पोस्टुलेट्स का मतलब है अजम्पशंस कि ऐसा ऐसा मान लो, ठीक है। ओके सर। मतलब ये सब एक्चुअली होता है कि नहीं, देयर इज नो प्रूफ बट वी आर। एक्चुअल जब आएगा तो फिर आइडियल केस नहीं रहेगा ना। ओके यस सर। है ना। तो क्या होता है ना कि जब भी मैथमेटिकली कोई चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है तो देयर आर सम पोस्टुलेट्स। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में याद करो ना, बोर्स मॉडल में अजम्पशंस या पोस्टुलेट्स पढ़ाया होगा, है ना। यस There सर। are some stationary orbit in which electrons are moving, then they are not going to lose their energy, है ना। ये मान लिया, है ना, है ना। सो प्रूफ थोड़ी दिया। या एंगुलर मोमेंटम विल बी
integral will be quantized in any stationary orbit and it will be integral multiple of h upon 2 pi. ये मान लिया था ना, इसका कोई प्रूफ नहीं दिया था ना. So whenever you have some very complicated model or complicated system जिसको तुम directly analyze करके कुछ prove नहीं कर पा रहे हो, you will be having set of some logical assumptions जिनको मान के you will be proving or you will be deriving some expression, और वो अगर actual observed result से match कर रहा होता है तो हम लोग कहते हैं कि ठीक है ये assumptions valid है ना. ऐसा ही तो किया था बोर्स मॉडल में कि बोर ने वो सब assumptions मान लिए और फिर एनर्जी का एक्सप्रेशन डेराइव किया और फिर उसके थ्रू स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज ही वाज एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम एंड दैट्स व्हाई इट वाज कंसीडर्ड कि बोर ने जो जो बोला है ना वो सब बातें सही है ना. अंडरस्टूड है ना. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ पोस्टुलेट्स और अजम्पशंस. तो ये कब कब यूज होता है, जब सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. जैसे गैसियस मॉलिक्यूल्स इनसाइड अ कंटेनर, इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम. मॉलिक्यूल्स रैंडम भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, रैंडम स्पीड्स के साथ भाग रहे हैं, वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं. मॉलिक्यूल्स जो है वो वॉल्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं. तो दैट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जिसको तुम बैठ के ऐसा ऑब्जर्व नहीं कर सकते. इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड है ना. सो दैट्स व्हाई यहाँ पर देयर आर सेट ऑफ अजम्पशंस व्हिच यू आर गोइंग टू अज्यूम, और उसको अज्यूम करने के बाद एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर और टेम्परेचर विल बी डेराइव्ड. क्लियर है? यस सर. ओके. और वो जो आएगा एक्सप्रेशन तुम्हारे लिए, उसका डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट. कोई नहीं पूछ रहा है तुमसे डेरिवेशन. द रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई आई विल बी राइटिंग ओनली द रिजल्ट्स फॉर यू. And that is going to be the question in the exams. कि उसकी बेसिस पे या तो assumptions से आते हैं, इन assumptions में से पूछ देगा कौन सा assumptions right है, कौन से wrong है, या फिर जो लिखा होगा उसी वर्ड में थोड़ा सा आगे पीछे गड़बड़ करके दे देगा ये सही है कि नहीं है, तो that will say wrong है ना. मान लो मैंने बोला कि मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका कोलिजन जो वॉल के साथ होता है, या आपस में जो मॉलिक्यूलर कोलिजन होते हैं वो इलास्टिक कोलिजन होते हैं, और वहां ऑप्शन में लिख दिया इन इलास्टिक होते हैं, तो वो डेफिनेटली रॉन्ग है काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से, है ना. Yes, sir. ओके. सो नाउ तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए जो अजम्पशन लिए गए तो क्या थे. तो सबसे पहला अजम्पशन देखो तुम्हारे लिस्ट में जो लिखा हुआ है वो है कि you are dealing with enormous number of gaseous molecules. That means number of gaseous molecules is going to be very very large, है ना. You are not dealing with 1 2 3 4 5 6 molecules, है ना. You are going to deal with 1 mole, 2 mole, half mole, 5 mole, 10 moles of molecules, है ना. That is a very large number of molecules. Clear a point? Yes, sir. That is the first assumption written there in your KTG के postulates. Clear a point? Yes, Yes, sir. sir. दूसरा जो हम लोगों ने आइडियल गैस के लिए ऑलरेडी वैलिड बताया था कि हम लोग मॉलिक्यूल्स के साइज को कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में इग्नोर कर देते हैं ना. हाँ सर. मॉलिक्यूल्स के साइज को हम लोग मान लेते हैं 0 है, तभी जाके आइडियल गैस है. अगर वो आ जाएगा तो रियल गैस हो जाएगा. तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज वैलिड फॉर आइडियल गैसेस. रियल गैसेस में हमारे पास दूसरी कहानी आ जाएगी. क्लियर पॉइंट? तो दैट इज द सेकंड assumption written in your notes कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है वो काफी लार्ज है, और उसके कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स के जो इंडिविजुअल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है वो काफी नेग्लिजिबल. क्लियर पॉइंट? Yes, sir. सर तो दैट इज लास्ट पॉइंट आप रिपीट कर सकते हो. फिर से मैंने बोला कि मॉलिक्यूल्स जो है तुम्हारे कंटेनर के अंदर, गैसेस मॉलिक्यूल्स जो है, उन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है दैट इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. ठीक है. यस. So that is the second assumption. Third assumption क्या बोला था, ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं ये बैठे नहीं पड़े, ये क्या कर रहे हैं, रैपिड मोशन, कंटिन्यूअस रैंडम रैपिड मोशन. रैंडम का मतलब किधर भी भाग रहे हैं और बहुत ही तेजी से भाग. ठीक है. So that's why the sentence is like gaseous molecules are in continuous random rapid straight line motion. ठीक है. हाँ, kinetic theory of gases is dealing with the ideal gas. ठीक है. We are still dealing with ideal gas. There will be the last section of this chapter which will be dealing with the real gas. ठीक है. वो कहानी बात की. सर अभी अगर हम लोग अभी तक हम लोग आइडियल गैस पे ही है. ओके. Yes, sir. चलो. तो ये जो रैंडम रैपिड कंटिन्यूअस रैंडम रैपिड स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, इसको हम लोग ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं. Robert Brown was a biologist. He was not even a chemist or physicist who discovered this type of motion, है ना. तो ये जो रैंडम रैपिड स्ट्रेट लाइन मोशन है दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन. ओके. इज इट ओके? यस सर. अब इसमें से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वॉल्स के साथ टकराएंगे. रैंडम रैपिड मोशन में रहेंगे तो कभी वॉल्स के साथ टकराएंगे,
कभी दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा जाएंगे, है ना? इज इट ओके? Yes. ये Yes, जो sir. मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं या फिर किसी एक मॉलिक्यूल के लिए जो दो कॉलिजन हो रहा है, उस दो कॉलिजन के बीच में उसने जितना ट्रैवल एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज कॉल्ड द मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. एंड वो टकराया फिर टकराया, ये दो टकराने से उसका दिमाग बौखला रहा है, ऐसा समझ लो। तो इस बीच में वो रिलैक्स हो रहा है ना, बिटवीन टू कॉलिजन इट इज गेटिंग सम टाइम फॉर रिलैक्सेशन, है ना? Yes, sir. Yes, sir. That time period between two successive collision is called relaxation period or relaxation time. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. पहले That was the next point. I think. सर जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, उससे एक डाउट है पूछूं। बोलो बोलो बोलो। ये जो है इसमें लिखा है gaseous molecules are in continuous random rapid straight line motion between two successive collisions. Between two successive collisions as in? मतलब मॉलिक्यूल एक यहाँ पे है और एक मॉलिक्यूल इधर की तरफ, ये भी बढ़ रहा होगा, लेकिन ऐसा मान लो एक इंस्टेंट पे ये यहाँ है, ये इससे टकराया, ठीक है, और इससे टकरा के फिर इधर। तो जब ये टकराया और फिर यहाँ टकराया, इस बीच का इसका मोशन कैसा है? तो दैट इज रैंडम रैपिड स्ट्रेट लाइन मोशन। दो कॉलिजन के बीच में जो मूव कर रहा है दैट इज स्ट्रेट लाइन, है ना? सर वापस बताओ नहीं। Yes, sir. फिर से बोला कि व्हेनेवर मॉलिक्यूल इज मूविंग, या तो वो टकरा रहा है या फिर कुछ टाइम है जब वो नहीं टकरा रहा है ना। तो व्हेनेवर इट इज नॉट colliding with something, its motion is random, rapid and continuously changing. Rapid इसलिए random इसलिए बोला है, continuously changing and it is straight line. ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसा चले, it is considered to be moving in straight line. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. सर एक डाउट है। यहाँ पे ये मान लो इससे टकराया फिर इससे टकराया, तो ये इस बीच का जो मोशन है दैट इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है? ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। सर समझा, बट sir. इफ वी सी दैट द रेस्टिंग मोशन बहुत कम टाइम होगा ना जब हाँ वो बहुत कम आता है, बहुत कम आएगा। ओके Sir. हाँ जी, Sir, Brownian motion is only in gases or fluids, as in liquid as well. देख जब भी रैंडम रैपिड मोशन इस तरह का एक्सप्लेनेशन जहां भी आएगा ना, दैट विल बी कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। समटाइम्स वी आर यूजिंग इट इन लिक्विड स्टेट आल्सो, बट गैसेस में ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिलता है। तो लाइक व्हाट वी आर डीलिंग विद विल बी कॉल्ड अ ब्राउनियन मोशन, है ना? Okay, sir. Next point was about intermolecular forces which is considered to be zero. ठीक है? Actually ऐसा होता So, नहीं। I had a little doubt. Can I ask? हाँ, Sir, जो mean free path है, it will be the average distance traveled between the first two molecules, जैसे आपने बोर्ड पे लिखा है. So the first arrow and the second arrow, वैसे? no. It will be the average of all these distances. ये मान लो फिर वॉल से जाके टकरा गया, फिर इधर आया तो फिर एक मॉलिक्यूल से टकराया, तो these distances are going to be different, है ना? Yes, sir. एवरेज होता है ना, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री। Okay, क्योंकि सर आपने like definition में two successive collisions दिया था. हाँ, लेकिन उसमें क्या लिखा है? एवरेज ऑफ ऑल दीज डिस्टेंसेस, है ना? हाँ, देखो, द sir. वर्ड इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजंस, है ना? Yes, sir. तो एक कॉलिजन ये है, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दूसरे कॉलिजन के लिए भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तीसरे कॉलिजन के लिए भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। एवरेज ऑफ ऑल दीज डिस्टेंसेस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ओके, Okay, sir. चलो नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, जो कि आइडियल गैस में जीरो माना है ना? ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऐसे एग्जिस्ट करता है, बट वो इतना कम होता है बिकॉज ऑफ दिस मॉलिक्यूलर मोशन, उसके इफेक्ट को हम लोग इग्नोर कर देते हैं फॉर आइडियल गैसेज, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी का कोई फैक्टर नहीं रहेगा। द मॉलिक्यूल्स आर हैविंग ओनली काइनेटिक एनर्जी। इज इट ओके? So please repeat. यस सर रिपीटिंग इट, मॉलिक्यूल्स आर हैविंग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब है ना, उनके बीच में अट्रैक्शन तो होना चाहिए ना, या रिपल्सन होना चाहिए डिफरेंट डिस्टेंसेस पे, है ना? Yes, sir. जैसे याद करो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था ना, जो दो एटम्स आपस में क्लोज आते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, उनके बीच में अट्रैक्शन भी हो सकता है, बहुत क्लोज आ जाएंगे तो रिपल्सन भी हो सकता है ना। Yes, sir. लेकिन ये अट्रैक्शन रिपल्सन को हम लोग यहाँ पे गैसेस स्टेट में इग्नोर कर रहे हैं फॉर आइडियल गैसेज ओनली, बिकॉज उनके मोशन के सामने हम लोग बोलते हैं कि इनका मोशन इतना ज्यादा है कि उनके सामने इफेक्ट ऑफ दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विल बी नेग्लिजिबल। ठीक है,
तो दैट इज एन अजम्पशन, रियल गैस में जाएंगे तो इसको इंक्लूड करना, ओके Okay, sir. चलो। तो यहाँ पर हम लोग जो बोले द ओनली टाइप ऑफ एनर्जी विच इज होल्ड which is held by all the molecules is the kinetic energy, okay Yes, sir. okay and now उसी में टेम्परेचर का जो इफेक्ट आया, टेम्परेचर इज कंसीडर्ड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल। इसको रिलेट किया गया, जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। Sir, Hmm. open case में I didn't understand कि why we took the potential energy to be zero. बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का इफेक्ट जो आने वाला है दैट विल बी नेग्लिजिबल बिकॉज ऑफ द वेरी हाई स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, है ना। मॉलिक्यूल्स अगर मैं मान लो बहुत तेजी से भाग रहा हूँ, तुमने अगर जरा सा मेरे को टच भी किया तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना, Yes, sir. है ना। So molecules are in so much of speed that effect of these molecular motions are, or effect of these intermolecular forces are negligible, and that's why we are ignoring it for ideal gas, okay, not in the real gas. Real gas में बाद में consider करेंगे, ठीक है। Okay, okay, sir. तो रियल में these are existing forces, intermolecular forces are existing, but for ideal gases we are ignoring. रियल gases में हम लोगों को इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. Now, next point is about pressure. प्रेशर के बारे में क्या लिखा है कि प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहे हैं हम लोग, that is because of the momentum change of the molecule on collision with the wall of the container, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है वो मैंने पहले भी डिस्कस किया है ना कि मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू कोलाइड विद द वॉल्स। तो मॉलिक्यूल जब इधर कोलाइड कर रहा था तो उसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में था, जब वो वापस आएगा तो उसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में, मोमेंटम चेंज हो गया ना। Yes, sir. मोमेंटम इज अ वेक्टर, है ना। Yes, sir. So momentum is change and rate of change of momentum is called Force. force per unit area is called pressure, है ना। इसका मतलब जब ये molecules collide कर रहे हैं, they are exerting force on the walls of the container, and that's why they are going to exert pressure on the walls of the container, है ना। So can you explain it again? फिर से बोल रहा हूँ मैं, molecules are moving in this direction. मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था और 5 मीटर पर सेकेंड से लौट गया। Is there any change in speed? No. No, sir. Is there any change in velocity? Yes. sir. The Yes. direction. Direction. And in direction, है ना? And is there any change in momentum? Yes. Yes, Yes. sir. Is mass into velocity, है ना। तो momentum का direction पहले इधर था, अभी इधर है, तो momentum is getting changed on the collision of between the molecule and the wall of the container, है ना। Yes. Yes, sir. Momentum is getting changed, so there will be some rate of change of momentum, है ना। Yes, sir. That rate of change of momentum is called force. d by dt of t, t अगर momentum बताते हैं तो force is nothing but dt by dt, t भी ऐसा भी लिख सकते हैं, t is momentum. So that means if there is change in momentum, so there is rate of change of momentum, that will be called force. इसका मतलब molecules ने walls पे force exert किया है, और अगर molecules ने walls पे force exert किया है तो molecules ने walls पे pressure भी exert किया होगा ना। Yes, sir. Is it okay? So Yes, sir. pressure is getting exerted due to the molecular collision with the walls, through which momentum of the gaseous molecules are getting changed. Is it okay? Yes, sir. And the last point is about the just जो मैंने पहले ही बता दिया, ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, या फिर एक दूसरे तरीके से कह लो कि जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है टेम्परेचर, that is a reflection of the average kinetic energy of the So gases. please explain this part again. I was disconnected. Part. Momentum part right now that you said. Okay, gaseous molecules are colliding with the walls of the container, है ना? Yes. And its momentum is changed. Even if it is getting back with the same speed, its momentum is changed. That is clear, no? Yeah. Okay, now if there is change in momentum, so rate of change of momentum is called force. That means walls are exerting force on the molecule. Yes. And the Newton's third law says that walls will also feel that force by the molecules, है ना? Yes. So walls, there are forces exerted by the molecules on the walls, है ना? Yes, sir. And force exerted per unit area will be called pressure. Yeah. Okay, that means molecules, because of their collision with the walls, are exerting pressure on the walls, है ना? Yes, sir. So pressure are the result of the molecular collision with the walls of the container. Is it okay? Okay, sir. Thank you. That was the previous point about the pressure. Now we are talking about temperature and average kinetic energy. So what we are saying,
कि दिस टेम्परेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो दैट मीन्स हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं. टेम्परेचर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और वी कैन से एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर. ठीक है? Is it okay? Yes, sir. तो ये सारी चीजें उन्होंने कहा कि ऐसा मान लो, और उसके बाद उन्होंने दो फॉर्मूला डेराइव किए. दोनों फॉर्मूला देख सकते हैं हम लोग, एंड बोथ द फॉर्मूलाज आर गोइंग टू लीड टू द आइडियल गैस इक्वेशन ओनली. तो उन्होंने आइडियल गैस इक्वेशन को डेराइव करने के लिए ये सारे अजम्पशंस लिए, और फिर उन्होंने कैलकुलेशन वगैरह किए, जो कैलकुलेशन तुमको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारा मैकेनिक्स पूरा नहीं हुआ है. एंड दैट मैकेनिक्स पूरा नहीं हुआ है ना अभी ये. नहीं सर. That's No, No, sir. जाएगी. एंड the next point is कि it is not important because they are not going to ask you the derivation वाला part. So we need to be concerned about the final result only. तो ऐसा ये सब assumption मानने के बाद जो उन्होंने calculations किए, उन calculations के through the result which was obtained, the first result was. सर आई थिंक एक ये वाला पॉइंट आप एक बार एक्सप्लेन कर देंगे क्या? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन गैसियस मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड टू बी जीरो वाला. वो तो मैंने बोला था, ये तो पहले ही डिस्कस किया था ना प्रेशर वगैरह के टाइम पे. Yes. सर Gravity एक बार का- फिर से वो कर दीजिए एक्सप्लेन. फिर से बोल देता हूँ. मॉलिक्यूलर मोशन जो है ना, मॉलिक्यूल्स के मोशन की स्पीड्स काफी हाई है ना, एंड दैट्स व्हाई इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो होता है ना, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या है? mg फोर्स नीचे की तरफ है ना, यस सर. फोर्स नीचे की तरफ लगना इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, है ना. Yes, Yes, sir. sir. ग्रेविटी क्या करता है? इस पेन पे क्या करेगा? नीचे गिर रहा है, मतलब क्यों क्यों गिर रहा है ये नीचे? इस पे एक फोर्स लग रहा है. ग्रेविटी के वजह से. वो फोर्स क्या लगता है? इसका मास इनटू जी है, स्मॉल जी है ना, 9.8 जिसको लेते हो, 9.81. Yes, sir. Yes, sir. That m into g is the force by the due to the gravity on this pen, है ना. वैसे मॉलिक्यूल्स पे भी नीचे की तरफ वो फोर्स लगेगा, है ना. हाँ सर. लेकिन उसका मोशन डिफरेंट डायरेक्शंस में इतना ज्यादा है कि इस ग्रेविटी के कारण लगे हुए फोर्स का इफेक्ट उस पर नेग्लिजिबल. ओके. सर Yes, सो sir. नेग्लिजिबल फोर्स इसके वजह से लेते हैं कि बिकॉज दे आर इन हाई स्पीड की बिकॉज वी कंसीडर देयर मासेस टू बी नेग्लिजिबल. नहीं, मास नेग्लिजिबल होने से फिर क्या होगा? मास नेग्लिजिबल नहीं है, मास बहुत कम है. मास नेग्लिजिबल नहीं करते हम लोग, साइज नेग्लिजिबल करते हैं. ओके सर. मास रहेगा ही नहीं तो फिर मोमेंटम कैसे होगा? Mass यस. into velocity is the momentum, ना. So mass Yes. is not negligible, mass is very small, but mass into speed का जो इफेक्ट है, mass into g का इफेक्ट बहुत कम होगा ना. Speed हाँ. 200-300 मीटर Yes, पर sir. g का वैल्यू 9.8 है ना. Is it okay? यस सर. So that's why whenever you are having the effect of gravity, that is totally ignored because of the very high speed of the motion. Okay. यस सर. Yes, Okay. sir. Now, और सर एक ये वाला पॉइंट भी कि ऑल कोलिजन्स बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स एंड दैट बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर आर इलास्टिक वाला. okay, ये इलास्टिक कॉलिजन अभी चैप्टर तुमको पढ़ाई नहीं हुई है ना. नहीं सर. मैं एकदम सिंपल सा रिजल्ट बता देता हूँ. इलास्टिक कॉलिजन का मतलब क्या होता है? इलास्टिक कॉलिजन में टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व. ठीक है, दैट इज वन पॉइंट. क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. इलास्टिक कॉलिजन जब भी होगा तो टोटल एनर्जी जो होगा वो कंजर्व्ड रहेगा. एंड दूसरा क्या है कि अगर एक स्टैटिक चीज है, उससे कोई मॉलिक्यूल अगर टकरा रहा है, वो जिस स्पीड के साथ जा रहा है उसी स्पीड के साथ लौट जाएगा बाय फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. जैसे पढ़ा होगा ना, रिफ्लेक्शन का लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना. Yes, sir. तो मॉलिक्यूल भी अगर किसी वॉल से टकरा रहा है, इफ इट हैज इलास्टिक कॉलिजन, तो जिस एंगल से इधर टकरा रहा है तो उसी एंगल से इधर लौटेगा. ठीक है. अगर सीधा टकरा रहा है तो सीधा लौट जाए. एंड क्योंकि ये स्टैटिक है तो टोटल एनर्जी कंजर्व होने का मतलब है जिस स्पीड से इधर जा रहा है उसी स्पीड से लौट जाए. क्लियर है? Is it okay? Yes, sir. So now total energy of the system will remain conserved as long as the temperature is constant. ठीक है. जैसे Yes, sir. टेम्परेचर बढ़ाया, अभी क्या होगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी सिस्टम. ठीक है. सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन केल्विन, नॉट इन डिग्री सी. ठीक है. टेम्परेचर मतलब क्या क्या? एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एब्सोल्यूट का मतलब है केल्विन में टेम्परेचर. ये सब डिस्कस किया है पहले. टेम्परेचर बढ़ाया तो वेलोसिटी कैसे बढ़ेगा? हाँ, टेम्परेचर बढ़ाया तो वेलोसिटी कैसे बढ़ेगा? ऑब्जर्व नहीं किया है क्या?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, हमने किया था। क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इधर उधर तेजी से भागते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना। देखो वही है, यहाँ जो टेम्परेचर तुम बोले, तुम्हारे हिसाब से तुमने हीट दिया ना, टेम्परेचर कैसे बढ़ाया तुमने, टेम्परेचर कैसे बढ़ाया, Providing heat energy. हीट दे सकते हो, या फिर तुम स्टर करके भी टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, है ना। सो somehow you are giving energy to the system by which you are increasing the temperature ना। Okay, yes, yeah. तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब you are giving some heat to the system. If you are giving some heat, Yeah, some additional energy has been added na? yeah. That additional energy will get converted into kinetic energy of the molecules, है ना। Okay, yes, thank you. चलो अभी सारे पॉइंट क्लियर है। Yes. Now it is Yes, clear? यस सर। अब जो दो फॉर्मूला आया इन सबको करने के बाद, जो दो फॉर्मूला डिराइव किया गया, फर्स्ट वाज फॉर प्रेशर, जैसा मैंने बताया कि प्रेशर और टेम्परेचर वे टू मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जिनको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे ये तीन साइंटिस्ट। तो ना वो जो आया दैट वाज 1/v into 1/v m and urms वाट, ठीक है। दिस वाज वन एक्सप्रेशन। अब इसमें से कुछ चीजें क्या क्या है, तो ये इसको कहते हैं, इसकी डिटेलिंग करेंगे हम लोग आगे। दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर पी, ठीक है। यूआरएल एन इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, एटम्स है तो एटम, एम इज मास ऑफ ईच पार्टिकल, and V is volume obviously, and P is pressure. Okay, so this was the formula derived by them by using kinetic theory of gases. तो इसमें से अगर देखो 1 2 3 4 5 चीजें हैं, 5 में से कोई 4 दे तो 5वां निकाल दोगे ना। Yes. Yes. Can be one type of question. They'll be giving कि एक हर मॉलिक्यूल का मास इतना है, there are these many molecules, RMS स्पीड इतनी है, वॉल्यूम इतना है, तो प्रेशर बताओ। यू कैन डू दैट ना। हाँ जी, ये प्रेशर जो है, प्रेशर एक्टिवेटेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। So can you explain what is root mean square speed? हाँ, ये आगे हम Yes, लोग sir. पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या है, लेकिन अगर ये लिख दिया जाए, इसका वैल्यू दे दिया जाए तो उसको पुट कर सकते हैं ना अभी के लिए। हाँ हाँ जी, Sir, Hmm. N is the total number of molecules, ना? हाँ, अगर मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल, मतलब हीलियम गैस ले लिया तो मॉलिक्यूल्स नहीं होते ना, वहां पर एटम्स होते हैं, इसलिए पार्टिकल्स लिखा है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स, एटम्स है तो एटम्स। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ना, Yes, sir. दैट वाज वन फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो लिया गया था, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये नहीं लिखा होगा नोट्स में, या फिर शायद बाद में कहीं लिखा होगा, इसको नोट कर जाओ, ये शायद नोट्स में नहीं लिखा हुआ है। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल will be 3/2 K into T। ये क्या है यहाँ पे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। दिस इज पर मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। Yes. तो अगर मैं एवरेज ट्रांसलेशनल, इधर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब तो अभी तक जो तुम काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हो वो ट्रांसलेशनल ही है, ठीक है। लेकिन जैसे ये पार्टिकल है, अभी तक क्या पढ़ते हो तुमने, जितना भी मैकेनिक्स में पढ़ा होगा उसमें पॉइंट पार्टिकल मान लेते हैं ना, पॉइंट मास मान के चलते हैं हर चीज में ना। यस सर। बट इफ इट इज लाइक दिस पेन, ये अगर ऐसा ऐसा चल रहा है तो इसमें एक ट्रांसलेशनल मोशन भी है, इसमें एक रोटेशनल मोशन भी है, यस सर। है ना। तो इसके पास एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, इसके पास एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और साथ ही साथ बॉन्ड्स आर कंसीडर्ड टू बी वाइब्रेशनल इन नेचर, है ना। ये मैंने समझाया था बॉन्डिंग के टाइम पे कि बॉन्ड्स Yes. होते हैं ना, वो ऐसा ऐसा होते रहते हैं स्प्रिंग की तरह, है ना। उनमें वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। देयर आर 3 टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिसकी डिटेलिंग हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। Rotational, translation and Vibration. rotation. ट्रांसलेशनल,
वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल का मतलब अगर पॉइंट मास मान लो तो वो लीनियरली कैसा मूव कर रहा है, दैट विल गिव यू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक। वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ दैट ओनली। बाद में जाके अगले चैप्टर में देखेंगे टोटल टाइप ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोला जाए तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज हैविंग सर वो 3/2 KT है ना सर? KT, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। तो अगर हम लोग एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल अगर कर ले तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा ना, और A into Na क्या हो जाएगा? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट दैट इज 3/2 RT हो जाएगा। अगर मैं पूछूं एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स कितना हो जाएगा? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल कितना हो जाएगा? n से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? 3/2 nRT। 3/2 nRT, और 3/2 nRT को और क्या लिख सकते हैं? nRT को और क्या लिख सकते हैं? PV कैन आल्सो राइट 3/2 PV। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, क्या P चेंज करने से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी? यस। धोखा। इफ यू आर नॉट चेंजिंग टेम्परेचर इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर अगर तुमने P चेंज किया है तो V भी चेंज होगा ना, बट स्टिल nRT विल रिमेन कांस्टेंट, है ना। सर नहीं समझा। फिर से बोल रहा हूं मैं, यस तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए P चेंज कर सकते हैं ना। यस सर। Yes, sir. P इंटू V तो कांस्टेंट ही रह जाएगा ना, बिकॉज P इंटू V इज nRT के बराबर है ना। हाँ। Yes. तो अगर तुमने N और T चेंज नहीं किया तो nRT चेंज नहीं हो रहा है, तो P भी चेंज नहीं हो रहा है, इवन इफ यू आर चेंजिंग द P, है ना। तो सिंपली चेंजिंग P डजंट मीन कि ये चेंज होने वाला है। अगर टेम्परेचर चेंज करके तुमने प्रेशर वगैरह चेंज किया तो ये चेंज होगा। दैट मींस सिंपली वी आर सेइंग इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, इफ टेम्परेचर इज चेंजिंग देन ओनली इट विल बी चेंज। इज इट ओके? यस। Yes, sir. सर मैं वापस एक्सप्लेन करूं? नहीं लिखा, ये वापस बता। So please explain once again. वापस बोल रहा हूं मैं। We have PV equals nRT. Now we have seen the basic expression is 3/2 nRT, है ना। Now that 3/2 nRT में if you are keeping these things constant तो ये नहीं चेंज होने वाला है ना, Sir. समझा। अगर मैं N, R और T चेंज नहीं करता हूं तो ये चेंज नहीं होगा ना। यस सर। Yes, sir. ना तो अब ऐसा देखने से लग रहा है P चेंज करने से ये चेंज होना चाहिए, लेकिन अगर तुमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो nRT कांस्टेंट हो गया, तो P इंटू V कांस्टेंट हो गया ना। यस सर। Yes, sir. The pressure P into V will remain constant. That's why this will not change. तो अगर तुमको कहीं बोल भी दिया कि pressure is getting changed at a constant temperature, will this be changed? You will say no, है ना? Yes, sir. Okay? Note कर लो. This is not in your notes. इसको note कर लो. सर वो जो आपने लास्ट वाला रीजन बताया कि प्रेशर इज चेंजिंग टेम्परेचर वोंट चेंज, स्टेटमेंट में लिखवा देंगे। याद करो ना, बॉयल्स लॉ पढ़ा था ना कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए वी कैन चेंज द प्रेशर ना। Yes. तो प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, लेकिन प्रेशर इनटू वॉल्यूम चेंज नहीं होगा ना। जब टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो ये पूरा कांस्टेंट रह गया, तो P into V will remain constant ना, यस सर। है ना। तो अगर प्रेशर चेंज किया है तो तुम इसको देख के अगर बोलो प्रेशर चेंज किया तो ये चेंज हो जाएगा, बट यू नीड टू कंफर्म कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं, है ना। सो टेम्परेचर इज द बेसिक थिंग, उसके चेंज होने से ये चेंज होगा। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड मोल्स आर कांस्टेंट, दिस थिंग इज नॉट चेंजिंग, सो PV आल्सो इज नॉट चेंजिंग, है ना। Yes, sir. ओके, सो दैट्स द पॉइंट। ये पूछा जाता है कई बार ऑप्शन, धोखा देगा तुमको कि इसका एक्सप्रेशन 3/2 PV है, प्रेशर डबल करने से क्या होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर Volume half होगा. हाफ हो जाएगा, P into V will remain constant, this will not change. ओके, सर वो आप नोट में लिख के दे सकते हैं एक बार। हाँ इसको नोट करो, इसको नोट करो। तो टेम्परेचर वाला पॉइंट भी आप एक हाँ बार। वो लिखवा दूंगा, पहले ये लिख लिया। यस सर। यस सर। तो इसी के नीचे एक नोट लिखा। सर 2 मिनट सर। ऊपर वाला लिखा था? हाँ सर ऊपर वाला तो नोट्स में भी है तुम्हारे, ये लिख यस दो। सर। नीचे वाला नहीं आता। राइट डाउन नोट में
काइनेटिक एनर्जी of given moles of gas is directly proportional to temperature in Kelvin. इसी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल दिया जाता है. It doesn't change if temperature is constant. ठीक है, तो तुमको जब भी चेक करना ये चेंज होगा कि नहीं होगा, ये चेक कर. सर ये TWT में आने वाला है ना? बोला ना आज तक का क्लास का पूरा आएगा. ओके सर अगर केटीजी में अगर कोई न्यूमेरिकल में डाउट होगा तो पूछ लेना. अगर इसमें न्यूमेरिकल में डाउट हुआ तो कल तक है ना, कल तक में कुछ भी पूछ लेना है ना. ओके सर. बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा. फॉर्मूला बेस्ड रहेगा या फिर ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो है उससे. सर आप PYQ फॉर्मूला बेस्ड होंगे ना? हाँ न्यूमेरिकल से फॉर्मूला बेस्ड होंगे ना? फॉर्मूला तो ऑलरेडी मैंने भेज दिया एक्सेप्ट दिस फॉर्मूला, बाकी सब भेजा हुआ है ऑलरेडी. हाँ सर. है ना. सर आप PYQ के क्वेश्चंस भेज दीजिए ना. ग्रुप में शेयर किया तुम लोग? नहीं भेजा सर, आपने ओनली 11-1 एंड 11-2 के. तुम लोगों ने इमेज भेजा है क्या? हाँ सर मैंने भेजा. शेयर दो. ठीक है चलेगा. ओके सर. आई शेयर. थैंक यू. डन. Yes sir. 1 minute. सर ये वाले TWT के लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? सारे नोट्स और मेरा मॉड्यूल नोट्स कवर कर लिए और if you are claiming you have understood every question and every point then you can solve all the questions easily. ओके सर. नोट्स का मतलब अगर if we are thorough with notes then we can solve the Yes, question. yes. सर सर ये चैप्टर थ्योरी बेस्ड है मोस्टली, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है कि न्यूमेरिकल? पहली बात, अगर तुमको किसी ने कंफ्यूजन क्रिएट किया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एक थ्योरी बेस्ड चैप्टर है तो तुम बहुत ही बड़े कंफ्यूजन में हो. एटॉमिक स्ट्रक्चर इज टोटली अ न्यूमेरिकल चैप्टर. देयर आर सम थ्योरेटिकल पॉइंट्स आल्सो बट यस सर दैट वे ओनली बिकॉज मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग को सिर्फ नहीं मतलब 99% तो समझ ही मिले थे. तो बोलेंगे मोल इज लगभग 99% इज न्यूमेरिकल, एटॉमिक इज लाइक 80% न्यूमेरिकल मैं बोलूंगा अभी भी. ठीक है. यस सर. 90-95% न्यूमेरिकल. ठीक है. ओके सर. है ना. ओके सर. चलो डन. यस सर. नाउ जैसा मैंने एक स्पीड मेंशन किया आरएमएस स्पीड, वैसे बहुत सारे टाइप के स्पीड्स डिफाइन किए गए हैं जो कि मैंने तुमको ऑलरेडी शेयर भी किया है. वेरियस टाइप्स ऑफ नो, ये वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीड कहां से आया समझो. तुम्हारे पास मान लो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स है, दैट मींस यू आर हैविंग 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है ना. all these molecules will not have same speed, they will be having different type of speeds. ठीक है, कुछ के बराबर होंगे, कुछ के अलग होंगे, कुछ के बहुत ज्यादा होंगे, कुछ के बहुत कम होंगे, कुछ के इंटरमीडिएट टाइप ऑफ स्पीड्स होंगे, है ना. Yes sir. So now when you are having these many type of things, तो क्या करते हैं हम लोग एवरेज वगैरह डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं ना. ऑन एंड एवरेज किस स्पीड से चल रहा है ना. Yes. या फिर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किस स्पीड के साथ चल रहे हैं. तो इस तरह की चीजें डिफाइन करने लगते हैं हम लोग, जैसे मीन मीडियन मोड पढ़ाया होगा है ना स्कूल्स में. Whenever you are dealing with a large number of data, then you start defining these type of terms like average, mean, median, इस तरह की चीज डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं ना. Yes sir. Yes sir. ऐसा ही स्पीड्स के लिए भी, when you are dealing with enormous number of gases molecules, all of them are not having same speed, they are having some different speeds. Some of them are very some of them are moving with very low speed, some of them are moving with very high speed, most of them are having intermediate type of speeds, but they are having different speeds. ठीक है. ये जो स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन आया, that was given, अभी जो काम अभी तक हम लोगों ने किया, that was done by these three scientists, but बाद में क्लॉसियस का इंटरेस्ट जरा से चला गया, but these two were still with this theory. इस पे और आगे बढ़ते हैं, जो मॉलिक्यूल्स के स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन उसको चेक करते हैं. उन्होंने क्या किया,
एक पूरा फॉर्मूला लाया जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन एडवांस वालों के लिए हम लोग पूरा फॉर्मूला लिखते हैं, तुम्हारे लिए सिर्फ डायग्राम इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड का उन्होंने एक पूरा ये ड्रॉ फॉर्मूला। करना है, हाँ जी, ये ड्रॉ करना है। पहले समझ तो लो, नोट्स बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट है कि समझने में? ओके सर। पहले समझ लो, फिर उसके बाद मैं बोल दूंगा नोट करना, ठीक है? सो इसको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिसमें उन्होंने स्पीड का पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन बताया। देखो स्पीड का मतलब इधर जाना, ऊपर मत जाना, ऊपर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बताया है। तो देखो बहुत ही लो स्पीड पे, मान लो ये बहुत ही लो स्पीड रखा है, उसमें बहुत कम फ्रैक्शन है ना। Yes, वैसे sir. बहुत हाई स्पीड पे क्या, उसकी बहुत कम फ्रैक्शन है ना। लेकिन इंटरमीडिएट स्पीड में देखो बहुत ज्यादा फ्रैक्शन है ना। Maximum. तो हम लोग इसलिए बोलते हैं ये इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, विच इज कॉल्ड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। कहीं कहीं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन भी लिखा जाता है। मेन प्रायोरिटी मैक्सवेल को दी जाती है, ही वाज द लीडिंग साइंटिस्ट इन दिस वर्क। सो दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? उसमें उन्होंने बताया कि these molecular when you are dealing with enormous number of molecules, these molecules are having different type of speeds. Very few will be having very low speed and very few will be having very high speed. Most of them will be having intermediate type of speed, and this is the distribution of the molecular speeds with fraction of molecule, ठीक है? Okay, sir. ओके, तो अब जब इतने सारे स्पीड्स आ गए तो यू नीड टू डिराइव अ फॉर्मूला लाइक एवरेज, जैसी चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी ना। एक रफ आइडिया लगे कि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल कौन से स्पीड पे है या ऑन एन एवरेज मॉलिक्यूल्स किस स्पीड पे चल रहे हैं, इस तरह की चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी ना। Yes, sir. हाँ ये सर। 3 टाइप की स्पीड आई। वो 3 टाइप की स्पीड कौन सी आई? तो पहला जैसे मैंने बोला था URMS, अगर लिखा है मैंने, यू भी लिख देते हैं, कहीं वी भी लिख देते हैं। URMS उन्होंने डिफाइन किया, दिस वाज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। नाउ तो इसका बेसिक मतलब क्या है? यू आर डीलिंग विद n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मान लो कैपिटल N, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उनकी कुछ स्पीड रही है U1, U2, U3, ऐसी कुछ स्पीड्स रही है। तो URMS कैसे डिफाइन कर, अपने आप याद हो जाएगा। देखो ध्यान से, क्या लिखा है? रूट मीन स्क्वायर, है ना? Yes, sir. है ना? तो Mean. उल्टे से चलना है, पहले स्क्वायर कर लेना है सारी स्पीड्स का, उल्टे से चलना है, पहले स्क्वायर करना है। स्क्वायर कर लिया तो U1 स्क्वायर, U2 स्क्वायर, U3 स्क्वायर, ऐसा ही चलेगा ना, UN स्क्वायर, है ना? Yes, sir. नाउ अब उसके बाद क्या करना है? Average. उनका मीन मीन एवरेज निकाल देना है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? इसी तरह से चलेगा पूरा, और डिवाइडेड बाय n कर देंगे। दिस इज मीन हो गया। अब क्या करना है? स्क्वायर रूट रूट करना है, मतलब ये लिख देना। तो दिस विल बी कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। हाँ, अब ये तो करने के लिए इंडिविजुअल एक एक मॉलिक्यूल की स्पीड मालूम है तो ये निकाल सकते हैं, बट यहाँ देखो कंटिन्यूअस वेरिएशन है स्पीड की, है ना? Yes, sir. So when you are dealing with Yes, enormous sir. number of molecules, then इसका एक बहुत ही छोटा सा एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है? क्या मैंने बोला कि when you are dealing with enormous number of molecules for very large number of molecules, theoretically infinite बोलते हैं और practically बोलते हैं बहुत ज्यादा molecules हो जाए, लाइक मोल्स में आने लगे, तो ये एक्सप्रेशन डिराइव किया गया। अगेन नॉट इन योर सिलेबस, हम लोग कर सकते हैं वो पूरा फॉर्मूला लिख के, लेकिन नॉट इन योर सिलेबस। ये एक्सप्रेशन बड़ा ही छोटा सा आया, अंडर रूट 3RT/n। सर नोट्स में 8 दिया है, आई थिंक। नहीं, हाँ। 3 है, सॉरी रॉन्ग नहीं, फॉर्मूला। ध्यान से देखो, वो एवरेज में लिखा दूसरा होगा फॉर्मूला देख रहा था। 5। इज इट ओके? But this is for very large number of molecules. हाँ The second formula. हाँ जी। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला व्हिच इज एप्लीकेबल ऑलवेज, ठीक है? ये फॉर्मूला। लेकिन इफ यू आर डीलिंग विद वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो तुम्हारे केस में जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वी आर डीलिंग विद वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उसमें टेम्परेचर वगैरह की बात करेगा तो ऑब्वियसली यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, What is M in that formula?
m is the molar mass of the particle. हाँ ठीक है, थैंक So r is So आप fraction of molecules एक बार वापस explain कर सकते हैं? Actually, I was disconnected for that part. like मान लो 10% of molecules are with a speed 5 meter per second. Okay. तो 10% का मतलब fraction is 0.1. 0.1 fraction will be at a speed 100 meter per second. Okay. तो 100 meter per second पे यहाँ पे मिलेगा that is 0.1. Okay. So जो percentage रहेगा that is plotted on the x graph. No, percentage of the y axis है ना. Oh हाँ, sorry sir. Yes sir. Speed is on the x axis. Got it. So if you are talking about higher speed, you are going rightward. If you are going talking about higher fraction, you are going upward. Okay. Understood sir. Sir, this and u is the speed of all the molecules, like individual molecules. Like U1, U2, U3. These are the individual speeds. Okay. Okay. Now, ये PV equals nRT में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना. PM equals DRT, ये भी तो पढ़ा था ना. यू। यस सर। Yes, sir. RT upon M को हम लोग क्या लिख सकते हैं? That is P upon D. P by D. P by D। This can be written as under root 3 P by D. Okay. Now, इसी को हम लोग और भी लिख सकते हैं. R को हम लोग लिख सकते हैं ना. R can be written as K into Na. लिख सकते हैं ना. Yes. Yes sir. K was R upon Na है ना. तो R को हम लोग लिख सकते हैं ना K into Na. यस सर। Yes sir. या तो देखो क्या होगा. This will become 3 into K into Na into T upon molar mass. Molar mass, mass of one moles of molecules divided by Avogadro number अगर कर दिया तो वो mass of one molecule हो जाएगा. इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं under root 3 into Kt upon small m. So m was molar mass. Small m is mass of one particle. Okay. Yes, sir. चलो. कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो लिख लो. बाकी फॉर्मूला सब लिख वाला पार्ट वापस बताओ. कौन सा? Na by m वाला पार्ट. हाँ देखो ना. Na by m. इसको मैं लिख सकता हूँ 1 upon m upon na. Yes sir. Now m is mass of one moles of molecules है ना. Yes sir. और उसमें मैंने एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया. दैट मींस दिस इज मास ऑफ वन पार्टिकल है ना. Yes sir. उसी को तो स्मॉल m लिख दिया है. सर हाँ. ये जो ग्राफ है, इज इट ओनली यूज्ड टू लाइक take the derivation of the formula of root mean square speed or all the various type of speed? All the various type of speed यूज किया. Okay sir. इसका एक बड़ा सा फॉर्मूला होता है पूरा. इस ग्राफ का एक इक्वेशन होगा ना. वो इक्वेशन बहुत बड़ा है. तुम्हारे रेंज से बाहर की चीज है. ठीक है. जैसे लास्ट स्टेप बताइए ना. कौन सा? क्या बताना है? लास्ट स्टेप सर. वो ये वाला. N by M. Yes sir. देखो ना. m is mass of one mole. That means एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास अगर कैपिटल m है तो उसमें एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो एक पार्टिकल का मास मिल जाएगा ना. Yes sir. एक पार्टिकल का मास स्मॉल है. वही लिख दिया. Okay sir. सर ये जो अपन ने अभी जो फॉर्मूला निकाला वो वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए है, तो वो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो किसके लिए? वो जनरल किसी भी केस में. दिस इज द फंडामेंटल. तुम्हारे पास अगर दो मॉलिक्यूल भी है तो उसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हो. बट दो मॉलिक्यूल के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगा. ठीक है. ओके सर. डन. So this graph is not given in the notes now. Can we copy this? नहीं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे. वो अगले चैप्टर का अगले लेक्चर का पार्ट बनने वाला है. और डिटेलिंग करेंगे इसके हम लोग. ओके. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले. ठीक है. अच्छा सर. ओके. अब इसी में देखो ये फॉर्मूला फिट करके देखो ना. जो हम लोगों ने P का फॉर्मूला लिखा था. P equals 1 by V into 1 by 3 mn URMS स्क्वायर. ये लिखा था. अब इसमें क्या करो. तो P equals 1 by V into 1 by 3 into small m into capital N. That is total mass हो गया ना. Yeah. है ना.
Is it okay? Yes, sir. So small m into capital M, चलो इसको अभी ऐसे ही रख देते हैं. URMS स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा, 3RT by m हो जाएगा. Is it okay? Yes, sir. Now this is total mass, this is molar mass. So this is giving you total number of moles, है ना? M into N is total mass. Capital M is molar mass. Total mass upon molar mass क्या देता है? Yes, sir, moles. हाँ, yes sir. 1 by V into देखो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. ये M दे रहा है. क्या आ गया देखो? आ गया ना? Yes, sir. ठीक है? So this is the definition of PV cos NRT by Maxwell distribution curve and Maxwell kinetic theory of gases. ठीक है? सर मैक्सवेल का कर्व वो ग्राफ ड्रॉ करना था. नहीं, अगले क्लास में पढ़ेंगे उसको डिटेल में हम. सर वो m into n और एक बार समझाएंगे. क्या फिर से बोलो. वो m into n. Half of one particle है ना? Yes. And capital N was total number of particles. So m into n will give you total mass. Na? Yes, sir. So that is total mass and divided by molar mass. Total mass upon molar mass क्या देता है? Number of moles. Moles. बस यही. Yes, sir. वो रख दिया, उसकी जगह स्मॉल n लिख दिया. तो देखो ये n into 3 कैंसिल हो गया, RT हो गया. We have to write this. नहीं, वो मैंने बताया कि PV cos NRT कैसे आता है. ठीक है? Is it okay? हाँ सर. So, So that Yes, way, sir. this expression of giving you PV cos NRT है ना. सर वो आपने ग्राफ बनाया था वो कौन सा ग्राफ था? उसको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं. उसकी बात आगे करेंगे हम. ठीक है? चलो अभी दूसरे स्पीड पे आते हैं. दैट इज एवरेज या मीन स्पीड. एवरेज स्पीड और सिंपली मीन स्पीड. सिंपल एवरेज कैसे निकालते हैं? total number जो भी होगा, total distance upon. मॉलिक्यूल्स कर देंगे ना. हाँ. एवरेज अगर लिखना है तो इट इज सिंपली U1 plus U2 plus U3 up to UN divided by Whole upon n. अब इसी को जब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए किया तो यहाँ जहाँ 3 है उसकी जगह 8 अपॉन पाई. तो जहाँ 3 है उसकी जगह 8 अपॉन पाई कर लेते हैं. ओके. सर तो 8Q. 8Q. वो इंटीग्रेशन से आता है, तुम्हारे रेंज से बाहर. तो मैंने बोला ना इतना बड़ा इक्वेशन आता है वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का, वहां से निकाल. ठीक है? So we just have to learn कि ये 8 upon pi आएगा if for large number of molecules. हाँ, तो ये रट्टा मारना है क्योंकि तुम्हारे लिए मैथमेटिकली तुम इतने कंफर्टेबल नहीं हो कि इसको डिराइव कर पाओ. एंड दैट इज नॉट इन योर स्कोप ऑफ. ठीक है? Okay sir. सर एंड आई वांटेड टू आस्क कि जो फर्स्ट वन था रूट मीन स्क्वायर स्पीड, उस स्पीड से मॉलिक्यूल्स जाते हैं क्या? कि ना कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड वो भी हो सकती है, बट व्हाइल डिराइविंग और व्हाइल calculating total kinetic energy, you can assume every particle or every molecule to be at that speed. That is the significance of RMS speed. Okay. Sir, but then what about most probable speed? Most probable speed is the most number of molecules are moving with that speed. ठीक है? तो फिर कंसिडर करने के टाइम पे we take root mean square speed. Yes, because kinetic energy के टाइम पे we need to consider this one. है ना? उसी से तो आ रहा है. ओके सर. तो वो नीचे आपने क्या चेंज किया? 3 को 8 बना दिया. 8 अपॉन पाई कर दिया एवरेज की. दिस इज एवरेज. ओके. आया कैसे है? तो पूरा बड़ा सा फॉर्मूला होता है, उसका इंटीग्रेशन करते हैं जो कि तुम्हारे रेंज से बाहर की चीज है, इसलिए मैं वो नहीं. And sir, is this also for very large number of molecules? This formula is general. This is for very large number. Okay, sir. So तुम्हारे लिए यही पूछा जाता है. हाँ, बट कभी कभी अगर मान लो they are talking about just 1 or 2 molecules, then use this one. ठीक है? मान लो बोलेगा एक कंटेनर के अंदर 2 ही मॉलिक्यूल, एक की स्पीड इतनी, एक की स्पीड इतनी, व्हाट इज एवरेज, तो यहां से निकालना. ठीक है? ओके. Yes, sir. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. तीसरा स्पीड जो है विच इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, सब लिखा हुआ है तुम्हारे पास, समझना है.
मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब है दिस इज द स्पीड एट विच मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, है ना। तो इसके लिए ये कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता है ना, वी नीड टू सी डेटा कि सबसे ज्यादा स्पीड पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना। So it is the median then अगर ग्राफ पे देखेंगे हाँ, तो तो इट इज लाइक मीडियन, तो यू हैव टू ऑब्जर्व द डेटा, है ना। बट yes फॉर sir. लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यू हैव द फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है, वहां जहां 3 लिखा था उसकी जगह वी राइट 2। ओके, And so this would be for very large number of yes molecules. yes yes, large number of molecules के लिए we have the formula. If you are having 5 molecules you can observe the data ना, 5 में से सबसे ज्यादा स्पीड पे कितने मॉलिक्यूल्स है ना। Yes sir. मतलब किस स्पीड पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉट सबसे ज्यादा स्पीड, किस स्पीड पे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, दैट विल बी कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मान लो मैंने कहा कि एक 300 पे है, दूसरा 500 पे है, तीसरा भी 500 पे है, चौथा 300 पे है, पांचवा 300 पे है, फिर एक 200 पे है। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? 300. 300 हम लोगों ने बोल दिया। लेकिन when you are dealing with large number of molecules there is a continuous change in speed and that's why you need this type of formula। ठीक है सर ये 2 कहाँ से आया इसमें? हाँ, ये 2 कहाँ से आया इसमें? अगेन वही इंटीग्रेशन से आता है, इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन से आता है। ठीक है सर वो सब तुम्हारे रेंज से बाहर। अच्छा बताओ, एक स्पीड, एक का स्पीड 300 है, दूसरे का 500 है, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? What is the मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 300 300 why 300, why not 500? एवरेज उसका no, दोनों भी find most probable speed for this data, है ना। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शुड बी एट दैट स्पीड। कैन यू से कि 300 पे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है या 500 पे? नहीं sir. For discrete number of molecules you have to observe if multiple molecules are holding same speed then you can define most probable, but otherwise if there are two molecules with different speed you cannot define most probable, है ना। but you can define average and RMS, है ना। एवरेज निकाल सकते हैं ना इसका, हाँ सर कितना होगा 400, RMS कितना होगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर रूट, है ना। वो सब निकाल सकते हैं। सो फॉर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो मोस्ट प्रोबेबल में 2 आया है, एवरेज में 8 बाय पाई आया है, और अगर हम लोग आरएमएस की बात करें तो वहां 3 आया है। तो 2 से ज्यादा होता है 8 बाय पाई और 8 बाय पाई से ज्यादा होता है 3। इज इट ओके? यस सर So that's why हम लोग बोलते हैं for large number of molecules U RMS is greater than U average is greater than U most probable. This is equal to under root 3 RT by, this is equal to under root 8 by pi RT by, and this is equal to under root 2 RT। ठीक है, तो ये स्पीड पे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन अमंग दीज थ्री दिस स्पीड इज द लीस्ट वन। ठीक है, इनका रेशियो भी निकाल के दे दिया है ना। इनका अगर रेशियो निकाला जाए क्या होगा, देखो यहाँ रूट 3 आएगा, यहाँ रूट 8 बाय पाई आएगा एट अ गिवन टेम्परेचर एंड फॉर अ गिवन गैस, रूट 2 आएगा फॉर गिवन गैस एट गिवन टेम्परेचर, है ना। या फिर इसको बोल सकते हो तुम अप्रोक्सीमेटली अगर देखोगे तो इट विल बी 1.2247 एंड 1.2287 is to 1. लिखा है मैंने नोट्स में तुम्हारे 2247 128। ठीक है, कभी कभी ये रेशियो पूछ लिया जाता है। So ये रेशियो लर्न करना है 1 point as in values उनके। इफ यू नो द वैल्यूज तो ये तो आसानी से कर सकते हो ना तुम। ओके जैसे देखो ना, ये मैं रूट 2 से तीनों में डिवाइड कर दूं तो ये रूट 1.5 हो जाएगा ना। 1.5 का स्क्वायर रूट 1.2 से थोड़ा ज्यादा होगा ना, 1.2 का स्क्वायर इज 1.44 है ना। ये 1.2 ज्यादा आना चाहिए यहाँ पे, इसका नंबर उसके इसके बीच में कहीं आएगा ना। तो 1.2287 है कि 47? नोट्स में 47 था।
अच्छा देख लो एक बार, देख लो स्क्वायर रूट ही तो निकालना है ना। 47 है, 47 चलेगा, इतना नहीं पूछना, डिटेल नहीं पूछना। सो आपने स्टार्टिंग में जो बताया था अबाउट माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक, उनका लाइक हाउ आर दे रिलेटेड टू द वेरियस टाइप ऑफ स्पीड अभी जो हमने पढ़ा? अभी जो हम लोग रिलेट कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड ओनली विद द आरएमएस स्पीड, है ना। प्रेशर इज रिलेटेड टू आरएमएस स्पीड, प्रेशर टेम्परेचर इज आल्सो रिलेटेड टू आरएमएस स्पीड, है ना। यहाँ पे टेम्परेचर के साथ भी दिख रहा है ना। Okay. So these are the result of microscopic properties which are resulting in the relation of the temperature and pressure, है ना। Exact decimal याद करने की जरूरत नहीं है, if you remember just this ratio और 1.2, 1.1, 1 ऐसा भी याद रखोगे तो चलेगा। Done? Yes. Yes, sir. सर हाँ जी। तो वो बाजू वाले बॉक्स में जो सेकंड स्टेप है, कैन यू एक्सप्लेन दैट? M is mass of one particle and its total number of particles. So M into N gives you total mass, है ना। हाँ, ओके सर। And divided by molar mass gives you moles, है ना। यस सर। सर रूट ओवर 8/π का 1.1284 कैसे आया? नहीं इसका नहीं आया, उसमें डिवाइड बाय 2 करोगे, देखो यहाँ 1 कर दिया ना मैंने। अच्छा ओके सॉरी गॉट इट। क्वेश्चन करके देखें। यस सर। चलो, ये फॉर्मूला बेस्ड ही काफी सारे क्वेश्चन होते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर, will H2 molecule have, सर ये क्वेश्चन है ना? हाँ जी, same average translational kinetic energy as that of N2 molecules at 280 Kelvin. Options भी देता हूँ। 20 Kelvin, B is 40 Kelvin, C is 140 Kelvin, and D is 280. बताओ जरा। Any answer? So 1 minute, sir. सर 40 केल्विन। Okay. किसी का 280 आया, किसी का 40 आया, किसी ने 20 भी लिखा है। Is it 280? Why 280? It was having, किसी ने 40 भी लिखा है। It was having a formula 3/2 kT, है ना। Yes, sir. Yes, sir. क्या फर्क पड़ता है वो H2 गैस रहे या N2 गैस रहे? It was depending only on T ना। 280 sir. That's why 280 will come. Clear है? Next question. At what temperature H2 gas at 1 atm has same average speed as has average speed same as the average speed of O2 gas at NTP. Options are 17 Kelvin. Option B is 27 Kelvin. Option C is 37 Kelvin. Option D is 273 Kelvin. And option E is 500 Kelvin. Sorry. Which one? A. Okay. Anyone else having same answer or different answer? Let's see. क्या करना है इसमें, हमेशा फॉर्मूला से जाना है। किसी ने D बोला है,
D is 273. Okay, let's see. Average speed का फॉर्मूला So इसका आंसर 273. ओके, किसी ने A बोला है, किसी ने D बोला है. Let's see that. This is the formula है ना, average speed का. Is it okay? So if you want for H2 and O2, you have to write here H2 should be equal to 8 into R into T of H2 यहाँ लिखा था, यहाँ T of O2 by pi into M of O2 है ना, ये लिखना होगा ना. Sorry sir, it is 7 only. Now 8R pi से cancel out हो जाएगा ना. You need T of H2 by M of H2 to be equal to T of O2 by M of O2. तभी तो दोनों बराबर हो गया ना. And that means you need T of H2 equals T of O2 into M of H2 by M of O2. T of O2 कितना है? 273 into ये 2 है और ये 32 है. This much Kelvin. That is 273 by 16 Kelvin. Approximately 17 Kelvin आ जाएगा ना. So this is the answer. Okay? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. सर एक सेकंड. और नीचे काटा रहा हूँ. An ideal gas is at 27 degrees C by how many degrees C should its temperature be raised so that its RMS speed gets double. ऑप्शन देता हूँ फिर से. 81 डिग्री सी, बी 108 डिग्री सी, सी 900 डिग्री सी एंड डी 927. So you will take the average speed only, no? क्या लिखा है यहाँ पे? RMS ना sir? RMS. So option C 900 degrees Celsius. Okay, wait. So 927. 927. That's the Sir, beauty of 900. 900. those are very. 900. Okay, let's see. सबसे पहली बात, whenever we work for the formula, we'll be taking the temperature in Kelvin, है ना? So we want RMS speed to be doubled. That means we want this thing to be doubled, है ना? For a given gas. So for a given gas, if you want URMS to be doubled, इसको डबल करने का मतलब है टेम्परेचर को 4 टाइम्स करोगे तभी ऐसा होगा ना. Yes sir. हाँ, yes sir. टेम्परेचर 4 टाइम्स करने का मतलब है ये जो 300 केल्विन था उसको 1200 केल्विन करना पड़ेगा ना. Yes sir. 1200 Kelvin is 927 degrees. Now what should be the answer? C or D? D. No. So it should be C. Oh, C, sorry. Raised कितना raised by how many? By how many? Up to what temperature नहीं पूछा है. By how many degree C? तो पहले 27 डिग्री C पे था, अभी 927 डिग्री C पे है. By how many degree C it has been raised? 900. So 900 is the answer. Clear है? Yes, sir. Yes sir. क्वेश्चंस तुमको पूछे जाएंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे मिलेंगे तुमको इसमें. तो मैं मॉड्यूल से शेयर कर दूंगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और स्पीड से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है लेवल 1 एंड 2 से भी जो रहेंगे वो मैं भेज दूंगा. ठीक है? ओके. Okay sir.
चलो नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जो मैंने कर्व बनाया उसकी प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं, उनकी कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस आते हैं, वो सब बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड देन 2 सेक्शन बच गए। एक यूडियोमेट्री है, मोस्टली बेसिक्स तुमको मोल में बता दिया जाता है, अगर नहीं बताया गया तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि रिएक्शंस जो होते हैं वो अगर गैस फेज रिएक्शंस है उसमें वॉल्यूम का चेंज क्या होगा एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसकी बात करेंगे। एंड देन देयर विल बी लास्ट सेक्शन व्हिच इज कॉल्ड रियल गैस। तो यूडियोमेट्री, रियल गैस एंड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये 3 बच गए। ठीक है, ओके, चलो बाय एवरीवन।